हेलो सौरभ और ख्याति, कैसे हैं आप? बारिश हो रही है क्या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे? नहीं, यहाँ तो वैसे हम अच्छे हैं, बट हाँ, बारिश तो नहीं है अभी। हाँ, नहीं, नहीं, अभी जो सब हँस रहे थे बैंगलोर पे ना प्रणय, मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि भैया देखो, हाँ, सबकी बारी आती है, ठीक है? बहुत हँस रहे थे सब नॉर्थ इंडिया वाले हमारे ऊपर। वहाँ हाँ, हाँ। हाँ, ठीक सही है? बात है। नहीं तो तो इसी पानी के मुद्दे पर ही एक सवाल था। तो जैसे कि अभी कुछ ही दिनों पहले नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट पेपर निकाला है। तो ड्राफ्ट पेपर तो सामने नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काफी आर्टिकल्स और लेख आए थे। और उसमें बात ये हुई थी कि भारत में वाटर मार्केट होना चाहिए कि नहीं। मतलब वो बात ऐसे हो रही थी कि जैसे कि पानी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है कि नहीं, कि जैसे मैं एक किसान हूं और मुझे शायद चाहिए इतना पानी 2 महीने बाद, जब मेरी खेती बाड़ी हो रही होगी, तो मैं क्या अभी प्राइस लॉक कर सकता हूँ कि नहीं उसे, जैसे क्लासिक हम लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो बात हो रही थी कि कमोडिटी एक्सचेंज पे पानी भी आ जाए या नहीं उसके बारे में। तो बस ये न्यूज आई और उसके बाद काफी लेख आए। कुछ लोगों ने बोला कि यार ये क्या है, पानी को तुम ऐसे कैसे कमोडिफाई कर सकते हो, पानी तो जरूरी है हर इंसान के लिए। तो हमें लगा इसी के ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए कि ये वाटर मार्केट्स क्या है, पानी की कीमत कितनी होनी चाहिए। तो उसी पे बात करते हैं आज की पुलियाबाजी में। बढ़िया है। तो ख्याति तुमसे शुरू करते हैं। क्या ख्याल है? हाँ, हाँ, तो मैं ये सोच रही थी कि हमारी संस्कृति में हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना, जब हम पानी की कीमत के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा हमारा सिस्टम वन रिस्पॉन्स ये आता है कि अरे पानी तो फ्री होना चाहिए, मतलब सबको मिलना चाहिए, है ना। तो हुँ। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो हमारा एक, मतलब ये कभी कभी मेरा खुद का भी हो जाता है कि जब कोई बोलता है कि अरे पानी के लिए पैसा देना है, तो मुझे लगता है कि अरे क्या ये सही है। तो ये क्वेश्चन रहता है लोगों के दिमाग में, राइट। तो आप किस एंगल से ये सोचते हैं कि यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं? हुँ, हुँ। हम्म। देखो, मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ, एक हम लोग जो है ना, मुझे लगता है आम जनता की तरह से जब हम सोचते हैं, तो हम एक ग्राहक की तरह सोचते हैं, कंज्यूमर की तरह से। और उसमें ऑब्वियसली लगता है कि भाई पानी तो एक लाइक ज़िंदा रहने की एक बेसिक चीज़ है, राइट? कि भाई आप अगर पानी नहीं पिएँगे तो मर जाएँगे यार, ऐसा कैसे काम चल सकता है ना? पानी तो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन हम पानी से ज़िंदा रहने के बियॉन्ड बहुत कुछ करते हैं। हुँ, तो अब वो क्या एक डिस्टिंक्शन है, क्योंकि हमारे मेरे ख्याल से जो रिवायतें बनी हुई हैं, वो पुराने ज़माने के लिए से बनी हुई है, जब हम पानी से ज़िंदा रहने से ज़्यादा बहुत कुछ नहीं करते थे। हाँ, सही बात है। और ये एक मॉडर्न लाइफ में ज़िंदगी हमारी बदल गई है, लेकिन हमारी जो वैल्यूज़ हैं, वो हमारी ज़िंदगी से कैच अप नहीं करी है। ऐसा मुझे लगता है। तो हम कुछ-कुछ चीज़ें भूल जाते हैं कि भई, तो एक मुझे चीज़ ठीक लगती है कि जितना आपको एक एक सर्वाइव करने के लिए जो पानी चाहिए, बेसिक नेसेसिटी वाला, मुझे लगता है वो पानी सबको देना चाहिए। कोई उसमें खराबी नहीं है। और वो बहुत ही जेनरस नंबर एक्चुअली हिंदुस्तान में जो बनाया हुआ है अर्बन के लिए, मैं देख रहा था अराउंड 70 लीटर पर पर्सन पर डे। ठीक है? हम्म। वो भी मुझे लगता है कि वो मतलब काफ़ी लग्ज़ूरियस लिविंग वाला पानी है। मेरे ख्याल एक्चुअली से मुंबई में, हिंदुस्तान में कोई 70 लीटर सब लोग तो नहीं यूज़ करते होंगे, मेरे को तो नहीं लगता है। हाँ, हम 2-3 लीटर पीने के लिए, तो 2-3 लीटर बहुत है दिन का पानी, अगर आप वेस्ट भी करके पी रहे हो थोड़ा बहुत। और खाना-वाना बनाने के लिए उतना ही और लगा लो। तो मेरे को लगता है वो 70 लीटर तो सब कुछ मिला के होता है कि भाई कपड़े धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, लोगों ने ये थोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड का नंबर जो है उठा करके, मुझे लगता है कहीं से हिंदुस्तान में आ गया है, जिसमें ये सब चीजें शामिल हैं। कि वॉशिंग मशीन में धो रहे हो जिसमें पानी वेस्ट हो रहा है, अब वॉशिंग मशीन की पानी की जो जरूरत है उसको आप बेसिक नीड तो नहीं मान सकते ना। तो ऐसा एटलीस्ट मैं बोलूंगा कि जो आदमी वॉशिंग मशीन आप चलाने का खर्चा कर रहे हो, तो उसमें पानी का भी कर लो, क्योंकि वॉशिंग मशीन पानी वेस्ट करती है काफी, है ना। उसमें नॉर्मल पानी से ज्यादा आप डिश वॉशर यूज कर रहे हो, तो उसमें पानी का भी पैसा दे दो, पानी क्यों फ्री आना चाहिए उसका? ठीक है। हाँ, हाथ से बर्तन मांज रहे हो तो अलग बात है। तो ये वाली जो चीज है, वो ये सब ऐसा मुझे लगता है कि एक ये बेसिक जो है हमारा थोड़ा इंट्यूशन, और जो हमारी लाइफ है, लाइफस्टाइल है, वो कैचअप, वो एक सिंक में नहीं है। हाँ, नहीं, मुझे तो लगता है ये जो घरेलू खपत वाला मामला है, ये एकदम इनकॉन्सिक्वेंशियल है। ये बात ही नहीं हम्म, होनी चाहिए इसके ऊपर। ये बात होती है क्योंकि लोगों को लगता है मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है या मैं पानी वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन आप नंबर्स देखिए ना, तो
पहले तो विश्व में 70% जो फ्रेश वाटर है, कैसा मीठा पानी कह सकते हैं उसे, जो 70% मीठा पानी है वो किस में प्रयोग होता है? खेती में होता है, ठीक है। और उसमें भी अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में देखें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मैं वो पढ़ रहा था, तो भारत में 90% से ज्यादा भारतीय उपमहाद्वीप में 90% से ज्यादा पानी सिर्फ खेती में यूज होता है। तो जो घरेलू खपत वाला पानी है वो 2% है, ठीक है। तो आप उसमें कितना भी कर लो, कितनी भी बचत कर लो, उसमें आपको ज्यादा सेविंग नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने एग्रीकल्चरल वाटर 90% से आपने 88% ले आए, तो आप डबल कर दोगे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जितना पानी। तो जो भी हमें फोकस करना है वो उस पे फोकस करना है कि किस तरीके से हम लोग इंटरवेंशंस लाए कि जो एग्रीकल्चर में पानी यूज हो रहा है उसे हम लोग बेहतर तरीके से यूज कर सके, जिससे कि 90% पानी हम लोग एग्रीकल्चर में ना डालें। पर ये भी है ना, हमारा तो एग्रीकल्चर का तो पानी हम बिल्कुल भी चार्ज करते ही नहीं है, राइट? मतलब हम उसके लिए तो किसानों को तो ये पानी फ्री ही मिलता है। तो और ये थोड़ा पॉलिटिकल टॉपिक भी है ना कि अगर हम किसान को पैसा चार्ज करेंगे तो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं और उसके इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी है, क्योंकि पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो अभी ये हो गया है कि जो भी किसान को पानी का एक्सेस मिल जाता है कहीं से भी, तो पहले उसको कैश क्रॉप में कन्वर्ट करना है अपना खेती। पहले वो कुछ सब दूसरे अपने लोकल क्रॉप उगा रहा हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसको लगता है कि मेरे पास पानी का एक्सेस अच्छा आ गया है, तो वो तुरंत पहले वही चेंज करने की कोशिश करता है। तो हाँ, ये भी एक है कि इसको भी थोड़ा एक नेविगेट करना है कि पॉलिटिकल क्वेश्चन भी है और उसकी वजह से काफी एनवायरमेंट पे भी काफी नेगेटिव इफेक्ट्स है जो हम फील नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा एक्सेस यूजेज ऑफ वाटर होता है शुगर केन की खेती में, उस सब से। और काफी जगह पे जैसे वो जगह पे कहीं और से पानी आ रहा है इरिगेशन होके और फिर वहां पे हम शुगर केन उगाते हैं, तो उसका तो मतलब कितना लॉजिक बनता है। अगर शायद वहां उनको पैसा देना पड़ता तो वो शायद सोचते कि क्या मैं शुगर केन उगाऊं कि मैं कोई दाल उगाऊं। तो ये सवाल आई थिंक अभी उनके लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पानी का उनको पैसा देना नहीं पड़ रहा है। देखो, इसमें भी आंसर छुपा है ना तुम्हारा ख्याति पर। बाय द वे, ख्याति ने अच्छी बात पकड़ी। प्रणय, मैं बोलने वाला था कि जब ये फ्यूचर मार्केट्स में तुमने किसान का एग्जांपल दिया, तो किसान तो बोलेगा कि मैं फ्यूचर का क्यों प्राइस लॉक करूंगा, ये पानी का प्राइस क्या चीज होती है। हाँ। किसान तो पानी का प्राइस जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते। हम अभी तो कोशिश कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस तो देने लगे किसान, जिससे कि वो पानी निकालते हैं जमीन में से। और जैसा अभी ख्याति तुमने बोला ना कि किसान को काफी इंट्यूशन है कि भाई अगर पानी का एक्सेस है तो मैं उस पानी को मैं पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि पानी यूज करके फिर मैं हायर वैल्यू क्रॉप उगाता हूँ ना, कि भाई मैं अगर क्या कहते हैं, नॉर्मली हो सकता है मैंने कोई सीजनल क्रॉप लगा ली है, कॉर्न या रागी या कुछ, लेकिन मेरे पास पानी होगा तो हो सकता है मैं टमाटर उगाऊंगा या कोई सब्जी उगाऊंगा जिसमें मैं ज्यादा पानी की मेरे को चाहिए होती है, रेगुलर चीज। तो सबको मालूम है कि भाई पानी एक वैल्यूएबल इनपुट है जिससे वैल्यूएबल आउटपुट निकलता है। तो ये एक कमर्शियल क्वेश्चन है, और एक अगर उसमें हम प्राइस डालें तो, और अक्सर हमने काफी डिमांड साइड की बात कर ली, तो लेकिन दूसरी चीज जो प्राइस से आती है वो है सप्लाई साइड, कि जब आप किसी चीज का प्राइस डालते हैं तो उससे सप्लाई भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि प्राइस डालने से सिर्फ डिमांड पे इफेक्ट होता है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा बोलेगा ना कि भाई अच्छा इसमें पैसा बन रहा है तो मैं भी कैसे इसको कमा सकता हूँ। जैसे आप सोचो, अगर ऊपर से बारिश में पानी की जगह तेल गिर रहा होता है बादलों से, तो उसकी कोई एक भी बूंद वेस्ट हो रही होती क्या? एक भी बूंद वेस्ट नहीं हो रही होती। सबने इंश्योर करते कि वो एक एक बूंद तेल का हम कहीं ना कहीं संजो लेते, पर पानी की किसी को परवाह नहीं, क्योंकि फ्री है। तो अगर हल्की सी भी हम कहीं प्राइस डालते हैं, तो मैंने लेकिन शुरू इसलिए किया था घरेलू कंजम्पशन से, क्योंकि वो इमोशनल टॉपिक है प्रणय। तो मुझे लगता है कि उसको हमको दे करके खत्म कर देना चाहिए कि भैया ये है, इसकी चिंता मत करो।
ऐसा नहीं है कि वाटर मार्केट आने से तुम्हारी घरेलू का, क्योंकि लोगों को लगता है कि वाटर मार्केट मतलब जस्ट वो थोड़ी वो डिस्टोपियन साईफाई वाली मूवीज होती है ना, कि जिसमें पानी नहीं मिलेगा, एक एक पानी के लिए तरसा के तुमको ये कमीने कैपिटलिस्ट जो है मार मार के तुमसे खून चूस लेंगे तुम्हारा, वैसा टाइप की ऐसा हाँ, फीलिंग आती है लोगों के दिमाग में। तो मुझे लगता है कि वो एक डर पहले निकाल देना चाहिए कि भाई ये तुमको पानी, भाई जरूरत का पानी पीने वीने का वो फ्री है, वो मिलता रहेगा, उसकी चिंता मत करो। उसके ऊपर लेकिन मार्केट है, ठीक है। और उस मार्केट के होने से फिर ये भी समझना कि भाई फायदा है ये, जैसा आई थिंक लोगों को अगर ये समझ में आए कि भाई तेल अगर फ्री होता तो कैसे चलेगा काम, वैसे ही पानी भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट मैं इसमें मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि मुझे तो लगता है कि ये डोमेस्टिक वाला यूज का भी पानी पूरा फ्री नहीं होना चाहिए, उसमें भी एक लिमिट होनी चाहिए। और वो क्योंकि हम अभी मीटर नहीं कर रहे हैं कहीं पे भी, तो हम कुछ स्लॉट्स तो बनाए हैं लेकिन बिल्कुल हमारा मीटरिंग नहीं हो रहा है। उसकी वजह से उस पे कोई घर लेवल पे तो कोई इंसेंटिव है ही नहीं कि इसको कुछ बचाया जाए कि ना बचाया जाए। अरे वही तो प्रणय बोल रहा था, उस पे फोकस ही मत करो, वो जो हाँ, है ना सबको बहकाने और बहलाने वाली चीज है। अरे यूज करो यार, खुला पानी घर में यूज करो, कुछ नहीं होने वाला उससे। नहीं, आपको याद होगा कुछ महीने पहले सरकार ये बात कर रही थी कि जो वाटर प्यूरिफायर है उसको बैन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ जो आरओ वाले वाटर प्यूरिफायर में पानी वेस्ट होता है। तो मतलब ये हम लोग इतना उसके ऊपर कैपेसिटी लगाएंगे, लोगों को इंस्पेक्ट करवाएंगे, और क्या उसका फायदा होगा? कुछ नहीं मिलेगा उससे। तो मुझे लगता है कि मतलब अटेंशन ज्यादा उस पर केंद्रित होगा तो हम लोग जो मेन मुद्दा है उससे भटक जाएंगे। तो ठीक है, इसी पे आते हैं एक सोल्यूशन जैसा आप दोनों ने बताया वाटर मीटरिंग का। तो इसमें भी किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? तो एक तो बात सही है, मीटरिंग करोगे तो आप एग्रीकल्चर के लिए तो आप कल पैसे नहीं इकट्ठा कर सकते, कोई उसको मानेगा नहीं। लेकिन सौरभ, मैं ये सोच रहा था, जैसे अब सरकार एमएसपी तो दे रही है, और एमएसपी तो जाने वाला नहीं है अब जो हुआ है फार्म लॉस के बाद, तो क्यों एमएसपी के एवज में सरकार क्यों ये मैंडेट नहीं कर सकती कि मीटर लगवाए जाएं? पैसे नहीं कलेक्ट करेंगे, लेकिन एटलीस्ट पता तो हो कि कितना पानी आप यूज कर रहे हो यार, और कितना सब्सिडी सरकार दे रही है। अगर शायद मतलब एक फार्मर लेवल पे नहीं, लेकिन एक सिटी लेवल पर या एक विलेज लेवल पर तो मीटरिंग होनी चाहिए। तो ये इसके बारे में आपको क्या लगता है? हाँ, ये मतलब पहले डेटा आए, लेकिन मुझे क्या लगता है कि ऐसे सिर्फ लोगों को डेटा होगा और उस डेटा की कोई वैल्यू नहीं होगी ना, तो वो डेटा को एक तो कोई सीरियसली लेगा नहीं प्रणय, और वो डेटा कलेक्शन का इंसेंटिव भी नहीं बनेगा। तो सिर्फ ये बोलना कि सिर्फ मीटरिंग हो जाए और पैसे नहीं, मुझे लगता है ये टीयरिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब और घरों से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फिर फार्मर्स को, उसमें भी पॉलिटिकल क्वेश्चन है, फार्मर्स को तुम पैसा लोगे और घर वालों से नहीं लोगे तो वो लोग गाली देंगे ही ना तुमको। तो हर जगह पे अगर मुझे लगता है कुछ टियर कर लिया जाए कि भाई देखो इतना, अगर आपके घर में इतने लोग हैं तो इतने लीटर पानी, जो भी 70 × 3, चलो 300 लीटर रोज का ले लो यार, ठीक है, ऐसे परेशान मत हो, अच्छे से खुला पानी राइट जो है वो तुम ले लो। और उसके बाद में उसी तरह से खेत के लिए भी कुछ पर एकड़ डिसाइड कर लो कि यार इतना पानी तो हम दे देंगे, इसके ऊपर जो है हम लेंगे पैसा, कम लो शुरू में, लेकिन जब तक कि कुछ वैल्यू एसोसिएटेड नहीं होगी तो डेटा भी नहीं आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, नहीं वैल्यू नहीं, कीमत। वो जो कीमत, एडम स्मिथ ने कहा था ना, कीमत और मूल्य में फर्क है। तो पानी का मूल्य सब समझते हैं लेकिन कीमत नहीं समझते। तो हाँ, तो कीमत लगानी चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन कहा जाता है कि मीटरिंग तो हो, और आपने कहा जैसे टियर्ड में हो तो एक सॉल्यूशन है। और दूसरा मैंने पढ़ा एक वाटर एफिशिएंसी रेटिंग्स भी होती हैं अब कुछ देशों में। तो जैसे जो नलके हैं या फिर जो यूरिनल्स हैं, उन पे एक रेटिंग होती है कि ये कितना वाटर एफिशिएंट है। जैसे लोगों को पता ही होगा हमारा एनर्जी एफिशिएंसी तो अब स्टार रेटिंग होती है हर एसी पे या रेफ्रिजरेटर पे, वैसे ही अब वाटर एफिशिएंसी रेटिंग्स भी अगर सरकार मैंडेट करे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि कितना वेस्टेज हो रहा है, और बिहेवियर चेंज होने की संभावना है इस तरीके से। तो ये भी एक शायद मुद्दा है जो करना है हमें आगे जाके।
हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया मेरे को लगा प्रणय, क्योंकि आई मीन एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग से सही में कंज्यूमर बिहेवियर में फर्क पड़ा और लोगों को ऐसा लगता था कि चलो थोड़ी सी महंगी चीज है लेकिन इससे, लेकिन देखोगे तुम प्रणय, तो अगर आप पैसे नहीं लगाओगे पानी के तो उसका फायदा नहीं होगा। एनर्जी एफिशिएंसी का भी फायदा क्यों होता था? क्योंकि लोगों को लगता था कि मैं हायर स्टार वाली चीज लूंगा तो मेरा बिल कम आएगा, हाँ है ना? तो यही प्रॉब्लम होता है। तुम देखो जैसे ही तुम किसी चीज की कीमत लगाते हो, कितनी चीजें मार्केट बन जाती है उस चीज की, फिर तो हाँ लोग ऐसे हाँ प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे आपका पानी बचे। अभी किसी को क्या हाँ मतलब है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जिससे आपका पानी बचे, आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है यार, सस्ता ही चीज लो ना, पानी तो खुला है बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ है ना? तो इसीलिए कीमत लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ये सब मार्केट्स डेवलप होती हैं। तो एनर्जी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लोगों को कन्विंस करने के लिए कि भैया प्लीज एग्री करो, ये देखो ना, एक चीज में काम किया है ना, ये चीज, यही चीज सिर्फ पानी में भी काम करेगी आपके लिए। और ये जो आप डोमेस्टिक में भी होता है और ये एग्रीकल्चर में भी अप्लाई होगा कि हमारी अभी भी टेक्निक्स बहुत ही पुराने जमाने वाली चल रही है कि बहुत अच्छी एफिशिएंट वाटर एफिशिएंट मेथड्स आ गई है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह, लेकिन कितने, क्योंकि वो सब में इनिशियल कॉस्ट रहता है कभी भी बिल्कुल। करने में, तो वो लोगों को लगता है कि पानी तो मुझे फ्री मिल रहा है तो मैं इनिशियल कॉस्ट क्यों लगाऊं ये इरिगेशन टेक्निक लगाने के लिए। फ्लड इरिगेशन ही कर देंगे फिर हम। हाँ, हाँ, तो जो मुझे आसान है अभी, मेरा तो कॉस्ट नहीं हो रहा है तो वो कर लेता हूँ मैं। अगर बिल्कुल। उनको वो पैसा देना पड़ेगा तो वो सोचेंगे अच्छा अभी मुझे लगेगा, लेकिन अगले 2 साल में मुझे ये पैसा मेरा बच जाएगा बाद में, तो वो एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग तभी आएगी जब वो उनको देना पड़ रहा हम्म। है ना? बिल्कुल हाँ हाँ वही तो, प्राइस कीमत लगाने से आप दोनों जो कह रहे हैं कि कई चीजें अनलॉक हो जाएगी, डिमांड साइड पे भी और सप्लाई साइड पे भी। तो डिमांड और साइड पे एक इनोवेशन और साइड पे मुझे, भी। हाँ और हाँ, इनोवेशन और साइड जैसे पे भी। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, मुझे याद आया डिमांड साइड पे एक और जैसी चीज है, एग्रीकल्चर की बात करते हैं क्योंकि वो एक बड़ी चीज है। जैसे अगर पानी पे कीमत होगी तो फिर हम लोग ये भी सोच पाएंगे कि क्यों ना हम लोग जीएम क्रॉप्स यूज करें, ऐसे जीएम क्रॉप्स यूज करें जो कि कम पानी की खपत लेते हैं। तो वो भी चीज एक अनलॉक हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हम लोग सोच रहे ही नहीं है उसके बारे में। हाँ, करेक्ट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आई मीन कोई इंसेंटिव ही नहीं है ना कि भाई, अगर ये ये चीज अभी लोग तभी सोचते हैं जब कैसे सूखाग्रस्त इलाके में आपको उगाना पड़ रहा है, उसके लिए लोग हम्म सोचते हैं। लेकिन हम्म ऐसा नहीं सोचते कि जैसा हम अक्सर पॉलिसी में बोलते हैं ना कि नॉब होना चाहिए, स्विच नहीं। ऐसा थोड़ी है हम्म, कि कोई इलाका है या तो सूखाई ग्रस्त है या फिर बहुत ही ज्यादा पानी है, भाई पूरा हाँ कंटिन्यूम है ना बीच में। तो हाँ आप हाँ हर लेवल पे कोई ना कहीं प्रोडक्ट होगा वहां पे, और आपको सोचना है। और ये नॉब जो अनलॉक होती है वो कीमत से होती है। हम्म अदरवाइज हम्म ऑन ऑफ स्विच है, या तो फिर आप सरकार से बोलेंगे सबको बोलो कि यही वाला चावल उगाए, या फिर आप बोलोगे हम्म सबको बोलो कि दूसरा ही वाला करे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हाँ। नहीं, ये अच्छी बात कही आपने। तो एक और मुद्दा है, जैसे हम लोगों ने बात कर ली ज्यादातर एग्रीकल्चर में, खेती में और डोमेस्टिक में, लेकिन पानी बहुत बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा भी होता है। जैसे भारत में हम लोगों को पता ही है, जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच हर कुछ सालों में एक वो कावेरी मुद्दा उठ के ही आता है। तो उसके ऊपर भी कीमत लगाने से बहुत कुछ सॉल्यूशंस अनलॉक हो सकते हैं। तो जैसे एक आइडिया है जो मरे डार्लिंग बेसिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई किया गया है, जहां पर ये वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म जुड़ा है। तो ख्याति, आपने इसके बारे में पढ़ा है तो बताइए ना, वो किस तरीके से काम करता है। हाँ, तो जैसे हमें पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया तो काफ़ी पानी वहाँ काफ़ी कम है, काफ़ी हम्म। ड्राई रीजन है इन जनरल, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी नदी है मरे, और मरे डार्लिंग दोनों नदियों का जो रिवर बेसिन है, तो वो उनका मेन बहुत बड़ा सोर्स है ऑस्ट्रेलिया में पानी के लिए। और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा ड्रॉट आया था 2001 से लेके 2009 को, उसको वो लोग मिलेनियम ड्रॉट बुलाते हैं। तो उस टाइम के शायद उनको ये रियलाइज हुआ कि हमें कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि हमारे पास जो पानी है उसको हम और अच्छे से उपयोग करें, ताकि हम मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी पानी रख पाए कुछ, और एट द सेम टाइम हम अपनी जो इरिगेशन और इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं पानी, उसको भी हम ऑप्टिमाइज कर पाए कि हायर वैल्यू यूज के लिए उसका उपयोग कर पाए। तो उन्होंने हम्म बेसिकली एक अथॉरिटी बनाई जिसका नाम है मरे डार्लिंग बेसिन अथॉरिटी, एमडीबीए जिसको बुलाते हैं। तो ये 2007 में एस्टेब्लिश हुई थी और उन्होंने एक वाटर एक्ट बनाया। अब क्या है कि ये रिवर तो बहुत लंबी है और वो बहुत सारे स्टेट से गुजरती है, तो कोई एक ही स्टेट नहीं डिसाइड कर सकता, तो उनको जितने भी स्टेट्स से वो गुजरती है वो सारे स्टेट्स के साथ मिलके उनको एक वाटर एक्ट बनाना पड़ा कि
ठीक है, हम ये एग्री करते हैं कि हम इस प्रकार से कुछ वाटर शेयरिंग का एक फॉर्मूला बनाएँगे और हम उस हिसाब से उस पे वाटर शेयरिंग करेंगे। तो ये जो अथॉरिटी है वो उसका सॉर्ट ऑफ उस वाटर एक्ट के हिसाब से उसका ऑपरेशन करती है कि हम देखेंगे कि ठीक है, पहले तो अब देखो, अगर आपको किसी भी रिसोर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना रिसोर्स है, ठीक है? तो आप पहले देखिए कि भई मेरे पास है कितना पानी। अब उसके लिए आपको मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से देखना पड़ेगा कि हर साल तो उतना नहीं आएगा, 1 साल ज़्यादा आ सकता है, 1 साल थोड़ा कम हो सकता है। उसमें से कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आप नॉन नेगोशिएबल है, तो वो लोग ऑलरेडी ये अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादातर उनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से मैं पढ़ के बता रही हूँ, काफ़ी सारा मैंने उसके हिसाब से पढ़ा है। तो थोड़ा अभी ऑन ग्राउंड क्या कुछ और हो सकता है, पर एटलीस्ट कांसेप्ट मोटा-मोटा ये है। तो वो लोग ये देख रहे हैं कि ठीक है, नदी की इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट क्या है कि कुछ तो पानी आपको नदी में भी छोड़ना पड़ेगा कि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनके लिए कुछ पानी बचा रहे। तो वो निकाल देते हैं। फिर वहाँ पे कुछ फर्स्ट नेशन स्टेट्स हैं जो जैसे हमारे आदिवासी ट्राइब्स होती है, उस प्रकार के वहाँ पे भी काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं जिनकी आजीविका ज़्यादातर पानी और नेचुरल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होती है। तो उनके वाटर हाँ। यूज़ के लिए थोड़ा अलग कर दिया। और फिर ह्यूमन बीइंग्स या अदर क्रिटिकल यूज़ के लिए, क्योंकि हमारे पीने के पानी के लिए भी होना चाहिए। तो ये सारा जो राशन पहले उन्होंने अकाउंटिंग साइड पे रखने के बाद एक नंबर आता है कि हमारे पास अब इतना पानी है जो हम कंज़्यूम कर सकते हैं। तो इसको कंज़म्पशन फॉर इरिगेशन पर्पसेस और अलग से एक उसका स्प्लिट बनाते हैं कि ठीक है, ये इरिगेशन के लिए हो सकता है, ये इंडस्ट्री के लिए हो सकता है, एटसेट्रा। और फिर उसमें वो लोग ट्रेडिंग अलाउ करते हैं कि आप अगर आपके पास उसमें अलोकेशन के भी अलग-अलग तरीके हैं। एक अलोकेशन होता है हुँ, कि परमानेंट बेसिस पे, क्योंकि देखो, अगर आपके पास एक बागान है, तो आपके 10 साल तो आपके ट्री को बड़ा होने में लगेगा ना, आपको तो वो 10 साल पानी, हुँ, शायद कुछ साल तो पानी देना पड़ेगा उसको शुरू में। और तो आपको एक रिलायबल मैकेनिज़्म चाहिए, तो उनके कुछ परमानेंट एंटाइटलमेंट्स भी दिए जाते हैं और कुछ सीज़नल एंटाइटलमेंट्स दिए जाते हैं कि सीज़नल एलोकेशन होता है, ठीक है? अ, तो अब इनका ट्रेडिंग होता है कि अगर आपके पास इस सीज़न में हो गया कि मेरे पास, मुझे लगता है कि मैं इस क्रॉप के बदले ये क्रॉप उगाना चाहती हूँ, तो अ, अगर आपके पास एक्सेस वाटर है, तो फिर वो पार्ट आप ट्रेड कर सकते हो किसी और के साथ जिसको ज़्यादा पानी चाहिए। तो इस मैकेनिज़्म से वो, मतलब मोटा-मोटा ये मैकेनिज़्म चल रहा है। हुँ, और हुँ, इसमें कोई एक यूनिफाइड मार्केट नहीं है, क्योंकि ये बेसिन पे डिपेंड करता है। तो जो उसके सब बेसिन्स हैं ये पूरे वाटर के, रीजनल लेवल पे थोड़ा-सा है कि उस रीजन में यहाँ इतना पानी अवेलेबल है, तो वहाँ से हम कितना निकाल सकते हैं और कितना रख सकते हैं। तो ये सबका एक अथॉरिटी ये थोड़ा-सा उसका ऑपरेशन करती है। ये सबको देख-रेख रखने के लिए उन्होंने एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ वाटर कंप्लायंस का भी एक ऑफिस बनाया कि कोई देखेगा कि ठीक है, ये सब जो हो रहा है उसके हिसाब से कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा। तो उन्होंने ख्याति, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो वाटर ट्रेडिंग है, ये एक व्यक्तिगत लेवल पर होती है कि स्टेट लेवल पर होती है? ये वो बेसिन लेवल पे होती है, जहाँ तक मुझे अच्छा, समझ में आया है, हाँ। तो आई ठीक है। थिंक वो हाँ, हर बेसिन की कुछ होंगी लोकल सेटिंग, उस हिसाब से आप वहाँ पे जाके उसको ये ट्रेड कर सकते हो। एकदम अच्छा, एग्ज़ैक्टली कैसे होता है इन प्रैक्टिस, तो मैं एकदम हुँ, पूरा से समझ नहीं पाई हूँ। ठीक। तो हाँ, हाँ। नहीं इसका हम लेकिन लोगों मेरे ने को इस आइडिया आया एक, हाँ, प्रणय, मेरे को हाँ, ये आइडिया बड़ा हुँ, अच्छा है वाटर ट्रेडिंग का। तो जैसे हम बोल रहे थे ना कि फ्री टियर जैसे डोमेस्टिकली आप दे सकते हो, और ये एक बड़ा अच्छा तरीका है वाटर प्राइसिंग इंट्रोड्यूस करने का, लोगों को इंसेंटिव देने का। लोगों को बोलो देखो, तुम्हारा फ्री टियर जैसे मान लो 300 लीटर है रोज का, अगर तुमने 200 लीटर ही यूज किया तो तुम 100 लीटर वापस बेच दो हाँ, बिल्कुल, और हाँ, तुमको उसके बिल्कुल। पैसे मिलेंगे। हाँ। तो हुँ, सडनली हुँ, लोगों को दिखेगा कि पैसे का ये मतलब नहीं कि सिर्फ मुझे देने पड़ते हैं, मुझे मिल भी सकते हैं, हुँ। हाँ, है ना? बिल्कुल। तो हुँ, सरकार बोल सकती है कि देखो भाई, और वो वाटर या तो मैं तुमको कैश ही दे दूंगा, या फिर अगर जिस महीने में तुम यूज करोगे ज्यादा, तो मैं उसके अगेंस्ट ऑफसेट कर दूंगा तुमको। एक तरह से तुम्हारा वॉलेट हुँ, हो गया ना पानी का, ठीक है। हुँ, ये और जो साल के एंड में बोल सकते हो आपको कि भाई देखो, साल के एंड में जितना भी तुम्हारा अगर बचता है पैसा, उतना तुम कैश में ले लो, सेटल कर देंगे तुमको हर क्वार्टर में या एनुअल सेटलमेंट। तो इससे जो है, आई मीन, किसी भी चीज की मार्केट बनाना आसान काम नहीं होता है। जब नहीं हो और सडनली बनाने लगो ना, तो आपको थोड़े से लोगों को इंसेंटिव देने पड़ते हैं।
तो मुझे लगता है कि पैसे सिर्फ लो लोगों से, उसकी जगह कुछ देने वाला भी बात हो ना, तो फिर सारे लोग राजी हो जाएंगे। आपने जो अभी मैकेनिज्म बताया वो एक्चुअली ऑलरेडी काम करता है सोलर में, तो एग्जैक्टली हाँ यही बिल्कुल, मैकेनिज्म। लाइट हाँ बिजली में तो लोग करते ही है ना। आप सोलर हाँ बिजली मतलब, अब देखो पानी वापस देना मुश्किल होता है, बिजली देना आसान होता है, तो वो एक अच्छा चीज है। आप अपने घर से पानी दे नहीं सकते वाटर सप्लाई वालों को, लेकिन जो आप कम लो उसको आप एक तरह से अपने राइट्स को बेच रहे हो, तो ये एक अच्छा तरीका है मार्केट को अनलॉक करने का। हाँ, तो इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि राइट्स डिफाइन होनी चाहिए सौरभ। जैसे हम लोगों ने श्रुति के साथ एक एपिसोड किया था, 12वां या 13वां एपिसोड प्रॉपर्टी राइट्स पे। तो पहले हम भारत में अभी प्रॉपर्टी राइट्स ही नहीं है। मुझे ये नहीं पता है कि मेरे अगर प्रॉपर्टी के नीचे पानी है तो वो मेरा ही है या नहीं, कितना मेरा है, वो कंडीशंस अगर हम लोग एक तय करेंगे तो फिर ये सब चीजें हो सकती है। तब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे एलोकेशन से मैंने 100 लीटर नहीं प्रयोग किया है और इसीलिए आप यूज कर सकते हो, तो वो एक कंडीशन है। बिल्कुल। और दूसरी बात जो ख्याति ने बताई मरे डार्लिंग बेसिन में, तो हम लोगों ने भी एक प्रपोजल किया था तक्षशिला की तरफ से कावेरी के लिए, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही बात थी कि जो अभी क्या होता है कि भारत में कैसे रेगुलेशन होता है, एक वाटर अथॉरिटी ट्रिब्यूनल बना दिया है। वो ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट कोई नंबर लेकर आते हैं, वो बोलते हैं कि इतना पानी कर्नाटका को, इतना पानी तमिलनाडु को, केरला को, पौंडीचेरी को, और हर बार उसमें झगड़ा होता है। तो ये नंबर आप कैसे ला रहे हो? वो उसकी जगह हम लोगों ने यही बोला था कि जो एक मैंडेटेड लिमिट है, जो बेसिक लिमिट होती है, वो सब स्टेट्स को एक उनका कोटा तय होना चाहिए। उसके ऊपर अगर वो प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा एक फंड में, और अगर वो उससे कम प्रयोग कर रहे हैं तो वो फंड उन्हें पैसा देगा। ठीक है। और हम लोगों ने इंसेंटिवाइज करने के लिए ये कहा था कि जो जितना पैसा आपको मिलेगा 1 लीटर अगर आपने कम यूज किया, वो ज्यादा होगा बजाय इसके अगर आपने उसका प्रयोग किया। तो जैसे हम लोगों ने कह रहा था कि अगर आपने पर टीएमसी पानी कम यूज किया तो आपको 38 करोड़ मिलेंगे, लेकिन अगर आपने अपने लिमिट से ज्यादा यूज किया तो आपको 26 करोड़ देने पड़ेंगे। तो ये एक इंसेंटिव है और कि आप पानी बचाओ, तो इसमें पैसा ज्यादा जाएगा। और पैसा तो ज्यादा जाएगा तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फंड, पैसा तो डालना पड़ेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि फ्री होगा। लेकिन फिर भी अगर ये तरीका यूज करेंगे तो हम लोग और चीजें अनलॉक करेंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका, सब लोग सोचेंगे कि मैं कैसे और पैसे बचा सकता हूँ, तो वो लोग जो हम कहते हैं ना कैसे वाटर कंजर्वेशन करना है, उसके लिए इंसेंटिव्स होंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया। किसी ने इस पे लेकिन मतलब घास नहीं डाली ना तुम्हारे आइडिया पे? नहीं, किसी ने नहीं डाली, क्योंकि वही है पानी तो ज्यादा ही पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है कि क्यों करे कुछ इसके ऊपर। पानी I फेर think दिया that- लोगों ने आइडिया के ऊपर है मतलब। हाँ हाँ, लेकिन ये ट्रेडिंग तक जाने से पहले जैसे हमारा मीटरिंग वाला ही सेट नहीं हुआ है, तो क्योंकि हमें पता ही नहीं है शायद कि हम लोग एग्जैक्टली हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है और क्या हम बचा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक वो बजटिंग वाला पार्ट ना हमें थोड़ा पहले फर्स्ट स्टेप हमको वो सॉर्ट आउट लेकिन करना ख्याति चाहिए। बड़े लेवल पे तो पता होता है, जैसे आपका जो वाटर सप्लाई विभाग होगा उसके लेवल पे तो मीटरिंग होती है ना, तो आप एटलीस्ट जब आप बोलो कि पूरी सिटी को कितना पानी चाहिए, उस लेवल पे ही हाँ बात हो रही है ना बेसिन, तो कहीं से तो शुरुआत कर सकते हो। हर घर पे हाँ जाने में ऑब्वियसली टाइम लगता है, लेकिन आप एट अ वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का जो लेवल, जो आपका जल विभाग होता है, उसके लेवल पे तो मीटरिंग कर ही सकते हैं। हाँ, वो बात सही है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। हाँ, तो सही। ये अच्छी चर्चा रही। अभी हम लोगों को पता पड़ा कि किस तरीके से पानी की कीमत तय करने से या फिर उसे फ्री ना रखने से कितनी और चीजें अनलॉक हो सकती है, और हम लोगों ने डिमांड, सप्लाई, सब चीजों के बारे में बात की। तो शायद हाँ, कहीं ना कहीं तो शुरुआत होनी चाहिए। और जो नीति आयोग का पेपर है, शायद हम लोग ट्रेडिंग ना कर पाए अभी, क्योंकि उस वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे और कदम लेने जरूरी है। लेकिन अच्छी बात है कि उस दिशा में हम लोग बात कर रहे हैं। जब तक कीमत नहीं तय होगी तब तक पानी को हम लोग कहते रहेंगे काफी मूल्य है उसका, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग ठीक वैसे ही करेंगे जैसे ख्याति ने पहले कहा, उसे काफी वेस्ट करते रहेंगे, उसका ऐसा प्रयोग करेंगे जिससे कि उसकी ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू
हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, ये पुलियाबाजी इसी मुद्दे पर खत्म करते हैं, और कई मौके आएंगे जब हम लोग पानी डिस्कस करेंगे। ये मुद्दा जाने वाला नहीं है जल्दी। हाँ, थैंक बिल्कुल यू। मतलब शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। Hello, everybody. It's been another great week on the IVM Podcast Network. On Advertising is Dead, Varun talks to the VP of Global Business at Meta, Nicole Mendelsohn, at Meta's Creators Day event. The duo talk about India being a lucrative market, the metaverse, and women in leadership positions. On The Wire Talks, Siddharth Bhatia talks to author John Zabriskie about his latest book, The Shortest History of India. The book covers a wide range of topics from the earliest humans to the invasion of the country by the Mughals and Britishers. On The Habit Coach, Ashton shares how pocketbooks have probably led to solving many of the world's problems. On Smarter with Sid, Siddharth talks about the limited success of movies at the box office, also shedding light on if OTT and the internet revolution have changed the movie business. And on Storytellers and Storysellers, Vineet is joined by Sparsh and Monica. They discuss the original series Jump Tara from Netflix, and the duo share their journey on how the project fell into their lap and what's in store for the second season. Guys, go to our website, ivmpodcast.com. You can check out the merch store, also links to all of our social media stuff, which is at IVM Podcast. Also, do check out our YouTube channels. We have a number of channels with many of your favorite shows available as full video podcasts. Finally, we'd like to thank our sponsors this week, Volvo XC40 Recharge, Bumble, Heads Up for Tails, and HDFC Mutual Fund. Thank you so much for making this possible.